अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये छू लाए और छिलाए इन दोनों में फ़र्क करना सीखेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पे इन दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कहाँ पे हम इन दोनों में से कौन से एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाकायदा तौर में इन दोनों में फ़र्क समझाने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे कहूँगा कि अगर हम चाइनीज़ लैंग्वेज का एक बहुत ज़्यादा मटेरियल स्टडी करते हैं अपने शौक़ के मुताबिक, अगर आपको रीडिंग पसंद है रीडिंग करें, अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है वो देखें, ड्रामास देखें। इवन कि अगर आप चाइनीज़ वर्जन की टिकटॉक बहुत ज़्यादा देखते हैं तो वो भी इस चीज़ में आपको लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़नी है। जैसे कि आप इंग्लिश या उर्दू की बात कर लें, अगर आपको याद हो इंटर में ये अगर जब ये या मैट्रिक में उर्दू की बुक में सही या गलत हमने बताना होता था तो हमें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कुछ क्लियर नहीं होती थी, लेकिन फिर भी हमें फ़ील हो जाता था, हमें फीलिंग आती थी कि यार ये सेंटेंस गलत है और ये दुरुस्त है वगैरह वगैरह। इसी तरह से आपने अगर काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ लैंग्वेज की स्टडी की होगी तो आपको फ़ील हो जाएगा कि यहाँ पे छू लाए यूज़ करना है और आपके छिलाए यूज़ करना है। और आपको मैं बताऊँ कि इस लेवल तक अगर आप स्टडी कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा आप रीडिंग करते हैं, चाइनीज़ कंटेंट देखते हैं, तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि HSK 4 या फिर आप कोई भी लेवल कर रहे हैं उसका इम्तिहान पास करना आपके लिए नहायत ही आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखें चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं तो प्रैक्टिकली आपने उसको कहीं ना कहीं यूज़ करना है, तो उस मामले में भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद चीज़ होगी। अभी हम देखते हैं कि बहरहाल कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस और किस तरह से उनको एक्सप्लेन किया गया है। पहले नंबर पे लिखा है दो बोथ ऑफ देम कैन बी यूज्ड आफ्टर वर्ब्स एंड एज कम्प्लीमेंट्स ऑफ डायरेक्शन और पॉसिबिलिटी, कि अगरचे हम दोनों को वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के लिए कि कोई चीज़ की किसी चीज़ का कंप्लीट होना या उसकी पॉसिबिलिटी को मेंशन करना, दे मीन डिफरेंट थिंग्स। इनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। छू लाए इंडिकेट्स अ मोशन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। जो छू लाए है ये मेंशन करता है किसी चीज़ के इनसाइड से आउटसाइड मूवमेंट में, यानी अंदर से बाहर जाने की मूवमेंट। वाइल छिलाए इंडिकेट्स एन अपवर्ड मूवमेंट, जबकि छिलाए जाहिर करता है ऊपर की तरफ की मूवमेंट को, यानी खड़े होना या बैठ जाना। इसमें हम ऊपर को उठते हैं तो छिलाए, और छू लाए अंदर से बाहर आना, हम किसी को कहते हैं छू लाए। छू लाए का मतलब होगा बाहर आओ और छिलाए का मतलब होगा खड़े हो जाओ वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल के लिए ये दोनों सेंटेंसेस देख लेते हैं। लिखा है वो जी पन के मेरी डायरी त्याओ ताओ शाफा हो म्याला, सोफ़े के पीछे गिर गई है, नापू छुलायला, पकड़ी नहीं जा रही, बाहर नहीं निकाली जा रही, नीलाए पाँव थाई ईशा शाफा बा, तुम आके ज़रा मेरी मदद करो सोफ़े को उठाने में, यानी सोफ़े को ज़रा उठाओ ताकि मैं पीछे से डायरी पकड़ सकूं। ये तो हो गया छू लाए का, ताकि कि डायरी बाहर नहीं आ रही। दूसरी एग्जांपल छिलाए की है। लिखा है जाओशान ली होती है, सुबह 6 बज गए था, हाय शुएज, वो अभी तक सो रहा था। देहुआ थूरान शांगला, अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। था लियन मांग जो छिलाए चे देहुआ, वो एक तरफ उठ के खड़ा हुआ या उठ के बैठा, बल्कि उठ के बैठा और साथ ही उसने कॉल रिसीव की, यानी कि उसने उठ के बैठते हुए उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। दूसरे नंबर पे इन दोनों में डिफरेंस इंतहाई सिंपल लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, समझना है आपने से ज़रूरी। इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर एक्सटेंडेड यूज़, इनके मज़ीद एक्स्ट्रा इस्तेमाल की बात करें तो छू लाए कैन मीन अ सर्टन एक्शन और बिहेवियर मेक समथिंग कम इनटू एग्जिस्टेंस और कम इनटू व्यू।
छू लाए इस्तेमाल किया जाता है किसी ख़ास एक्शन या बिहेवियर के सामने आने में जो कि पहले सामने नहीं आया था, या फिर वजूद में आने के जो कि पहले वजूद में नहीं आया था। जबकि छिलाए इंडिकेट्स द बिगिनिंग एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन। जबकि छिलाए ज़ाहिर करता है किसी काम की शुरुआत और उसके जारी रहने को। छूलाए और छिलाए के डिफरेंस यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमने देखा, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। 你能算出来这两个地方之间的距离是多少公里吗？ कि क्या तुम कैलकुलेट कर सकते हो इन दोनों जगहों के दरमियान का डिस्टेंस कितने किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे छिलाए का इस्तेमाल, 尽管现在才4月， अगरचे अभी सिर्फ चौथा महीना है, अप्रैल है, 天气已经开始慢慢热起来了， लेकिन मौसम ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो गया है। तीसरा इन दोनों में जो डिफरेंस है, द फ्रेज 想出来 means some new information has been produced after thinking। 想出来ज़ाहिर करता है कि आपने सोचने के बाद कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन हासिल की, जबकि 想起来का मतलब होता है some information which was forgotten has now been retrieved। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमात जो आप पहले भूल गए थे वो अब आपको याद आ गई है। जब भूली हुई बात याद आए तो आपने 想起来। जब कोई नई इन्फॉर्मेशन, सोचने पे नई इन्फॉर्मेशन आपने ली, हासिल की, 想出来, वहाँ पे 想出来यूज़ करना है। दोनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं। 有几个选择题 कुछ MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 实在想不出来该选哪个 बिल्कुल भी नहीं जहन में आ रहा था कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं। 只好随便选一个 सिर्फ यही ऑप्शन बची कि मैंने बस ऐसे ही एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। जब आपको MCQ समझ में ना आए तो आप क्या करते हैं, पता होने के बग़ैर ही तुक्के लगाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो फिर आप तो बुरे फंसेंगे, फिर आप तो ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि चाइनीज़ के HSK के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की और आपको MCQs के आंसर्स नहीं आ रहे तो आप तुक्के लगा सकते हैं। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे है, 我想起来了 मुझे याद आ गया। 那个唱歌的男孩子 वो जो गाना गा रहा है लड़का, वो जो लड़का गाना गा रहा था, 是高老师的孩子 वो टीचर काओ का बेटा है। छुलाए और छिलाए में से हमने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहले दो ऑलरेडी हुए थे, बाकी के 3 मैंने आपके लिए कर दिए हैं। लेकिन आपने खाली जवाब नहीं लेने बल्कि पढ़ाई करनी है, सेंटेंसेस को समझना है। पहले नंबर पे है 坐久办公室的人 जो लोग ऑफिस में ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, 有时间一定要站起来 अगर उनको टाइम मिले तो उनको चाहिए कि ज़रूर खड़े होके होतुं कुछ चहलकदमी करें, कोई एक्टिविटी करें। सेकंड नंबर पे है 这个主意好像是3班的一个学生想出来的 ये जो आइडिया है ये शायद तीसरी जमात के तालिब इल्म ने सोचा था। ये कोई आइडिया है जो तीसरी क्लास के तालिब इल्म ने सोचा है। तीसरे नंबर पे है 声音听着挺熟悉的 आवाज़ सुनने में बहुत जानी पहचानी लग रही थी। 不过我一下子想不起来了 लेकिन मुझे फ़ौरन से जहन में नहीं आया कि आवाज़ किसकी थी। ऐसे हो जाता है, हमारे साथ भी कभी कभी हो जाता है। चौथे नंबर पे है 遇到麻烦事时
जब आपको कोई परेशान कर देने वाला मामला सामने आ जाए, 你应该想一些办法 आपको कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए 让自己从不高兴的心情中走出来 कि आप खुद को उस अनहैप्पी मूड में से कैसे बाहर निकालें। परेशान नहीं होना, आपने सोचना है। अभी देखिए एक लाइन में कैसा है यार, ये मैसेज दिया गया है कि आपको कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े, आप हिम्मत ना हारें, बल्कि सोचें कि आपने ख़ुद को उस अनहैप्पी मूड में से कैसे बाहर निकालना है। नंबर 5 पे है 你回去后把今天大家在会上提的意见都整理出来। तुम वापस जाके आज मीटिंग में सब लोगों ने जो अपनी राय दी, अपनी ओपिनियंस दी, उनको तरतीब दो। 整理出来 उनको तरतीब दो। 你回去后 तुम वापस जाने के बाद 把今天大家在会上 आज जो सब लोगों ने मीटिंग में थी दा意见 जो ओपिनियंस दी हैं तो 整理出来 सबको तरतीब दो। उम्मीद करता हूँ इन दोनों 出来 और 起来 में जो डिफरेंस हैं, जो सिमिलैरिटीज़ हैं, वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। और ऐसे चीज़ों को कैसे सीखना है, तरीका वो असल में हमें पता होना चाहिए। हम इतनी ज़्यादा स्टडी करें कि हमें ख़ुद ब खुद फील हो कि यहाँ पे 起来 यूज़ होना है या 出来 यूज़ होना है। या इसके अलावा भी मैं आज के HS के 5 और 6 में भी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आपको पता हो कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज़ होगा तो बहुत ही फ़ायदे की चीज़ होगी आपके लिए। इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।